हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो इसी मस्ती के साथ साथ थोड़ा सा मैथ्स करते करते हम अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो हम करते जा रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। तो एमसीक्यू सीरीज़ करने से पहले अगर आपने इसका वन शॉट नहीं देखा है तो वन शॉट का लिंक मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मैट्रिसेस का वन शॉट देख लीजिए। वन शॉट देखने से आपको क्या होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज़ के, तो वो आप काफ़ी क्वेश्चंस तो खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको जहाँ से जाके आप एमसीक्यू क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने उसमें वन शॉट है उसमें भी दे रखा है और इसमें भी मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पर जाके आप पहले क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, वीडियो को पॉज कर लो या बैक कर दो वीडियो को। अभी मत देखो, मैं नहीं कह रहा वीडियो देखने के लिए। अभी पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर आप ये वीडियो देखो, ताकि आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको साथ साथ मैच कर सको कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक करे हैं और कितने आपने गलत करे हैं। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद फिर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट करोगे। अब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें लगभग 40-50 के आसपास क्वेश्चन है, या 43 कह सकते हो, लेकिन जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट है, तो 50 से ऊपर क्वेश्चंस है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब बहुत से बच्चे खुश हो रहे हैं, फटाफट आंसर निकाल देंगे, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आइडेंटिटी है। अरे भाई, ये करोगे ना तो बिल्कुल गलत करोगे, बता रहा हूँ। ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होता जब तक आपको क्वेश्चन में दिया ना जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, बारी बारी से पहले ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी, और b को a से करोगे तो प्लस बी ए, और फिर b को b से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आएगा। जल्दबाजी में ऑप्शन ए मत लगा देना, गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ। मैट्रिसेस में ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हो आंसर आपका सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वो कट जाएगा फिर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछता है ओनली ए बी इज डिफाइंड, ए बी बी ए बोथ आर डिफाइंड, बी ए डिफाइंड, ए बी बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर क्या आएगा। वो पूछ रहा है कि डिफाइंड है या नहीं है। डिफाइंड का मतलब कि आंसर उसका पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑर्डर की बात करता हूँ। यहाँ पर जो ए है उसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है 2/3, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3/2। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहली क्या चीज़ देखनी है कि भाई ए यहाँ पर जो कॉलम है और यहाँ पर जो रो है। बारिश हो रही है तेज़, पीछे साउंड डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? आई थिंक बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता साउंड का भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों सेम होने चाहिए, और आपका जो आंसर है यहाँ पर ए बी जो है पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप ये दोनों अगर बराबर हैं तो ए बी पॉसिबल है। तो ए बी इज़ डिफाइंड। अब यहाँ से बी ए हम देख लेते हैं। तो अब बी ए को देखने के लिए इसको इधर देखो, इसको उधर देखो, मतलब बी का ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। तो यहाँ से देख रहे हो ये भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब बी ए भी डिफाइंड है। तो ए बी और बी ए दोनों यहाँ पर डिफाइंड है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मेरे ख्याल से साउंड जो बैकग्राउंड साउंड है ना उसमें आपको डिस्टर्ब करेगा। थोड़ी देर मैं इसको पॉज करता हूँ, बाद में। हाँ जी, तो बारिश हो चुकी है कम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ए मैट्रिक्स कैसी दे रखी है, यहाँ पर कहता है 0 0 5 0 5 0 एंड 5 0 0। अब आपको ऑप्शन में दिया पर दिया स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, यहाँ पर सेम नहीं है, कैंसिल करो। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट 1 होनी चाहिए, कैंसिल करो। डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 होने चाहिए, लेकिन यहाँ भी 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया है, तो भैया तीनों नहीं है, तो चौथा ही ऑप्शन बचता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो तो है ही, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हैं। तो ये मैट्रिक्स बन गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ में कहता है कि ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी। अब यहाँ जो पीडीएफ आपको मिले ना उसमें शायद एंड लिखा हुआ है, बीच में एंड गलत है वहाँ पर, तो उसको आप ठीक कर लेना। तो यहाँ पर ए बी डैश माइनस बी ए डैश मतलब ट्रांसपोज।
तो इसको बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। अभी किस टाइप की मैट्रिक्स है ये निकालने के लिए हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको जब माइनस होता है बीच में तो पहले वाली मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज करना है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज करना है। अब जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहले क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, फिर ए ट्रांसपोज। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ए ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर ट्रांसपोज करेंगे और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स सेम आ जाती है, बी ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी डैश आ गया। अब इस मैट्रिक्स को अगर मैं ऐसे लिखूँ, माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो जो मैट्रिक्स आपकी ओरिजिनल थी ए बी डैश माइनस बी ए डैश वही आ गई, लेकिन माइनस साइन के साथ आई है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिफ्थ में आपको ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। तो ए बी प्लस एक्स वाई इन दोनों का सम आपसे पूछ रहा है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 माइनस 3 एंड 4, बी मैट्रिक्स है 3 2 2, एक्स है 1 2 3 और वाई है 2 3 4। तो कहता है ए बी प्लस में एक्स वाई, तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, फिर एक्स वाई निकाल देते हैं, दोनों को कर देते हैं ऐड। तो ए बी निकालोगे, देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 माइनस 6 प्लस में 8, ये आ गया। उसके बाद प्लस करना है हमें इस मैट्रिक्स को, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 3 जा 6 4 3 जा 12, यहाँ से बची आपके पास 8, यहाँ से आ गया 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 यानी 20, यानी आंसर आ गया आपका 28। देखो 28 ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन में है 28। तो अब यहाँ पर आप मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन लगा रखा है और एक खाली दे रखा है, तो आप मैट्रिक्स में ही छोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 28 ऐसे आ जाएगा, एक एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है भाई x माइनस 1 और इनटू में 1 0 माइनस 2 0, ये आपको 0 दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, x को इधर 1 से करोगे x हो गया, माइनस 1 को 0 से करोगे 0 हो गया, तो यहाँ तो बचेगा आपके पास x। अब इसी रो को उल्टा कर दिया, इस रो को कॉलम से करना था, तो x को 1 से करेंगे x हो जाएगा, माइनस 1 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। जब फर्स्ट रो को सेकंड वाले कॉलम से करोगे तो देखो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो ये तो आ गया 0। अब ये 0 दे रखा है आपको, मतलब 0 मैट्रिक्स हो गई। तो x प्लस 2 की वैल्यू ले लेंगे अब यहाँ से 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास बी ऑप्शन -2। 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए I2 मैट्रिक्स। I2 का मतलब भाई क्या होता है, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है 1 होते हैं, ऑर्डर 2 रखना है, मतलब 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो ये एलिमेंट दोनों 0 होने चाहिए। ये ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा मिलता है डी पर, तो आंसर आ गया हमारा डी। ठीक है, 8 में कहता है 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाई टू गेट ए बी इफ। 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए है और एक बी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो ये सेम होने चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है थर्ड में, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। तो इसका जो ऑप्शन है 8th का ऑप्शन आ जाएगा सी। 9th में कहता है फिर ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है, देन ईच रो ऑफ ए हैज़, तो हर एक रो के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बड़ा। आप यहाँ पर देखोगे भाई रो तो 3 है, आंसर लिख दोगे सीधा 3, लेकिन गलत करोगे। क्यों गलत करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 3 रो हैं, तो मैं यहाँ पर 3 रो बना देता हूँ और कॉलम है 4, तो 1 2 3 4 कॉलम बन गए ना, ऐसे रो आप 3 बनाओगे ऐसे। तो अब एक रो के अंदर एलिमेंट कितने बन रहे हैं, एक रो के अंदर एलिमेंट बन रहे हैं 4, तो आंसर आएगा इसका 4 ना कि 3। तो जल्दबाजी में गलत मत कर देना, बिल्कुल ध्यान से करना क्वेश्चन। 10th में कहता है द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स आपको दे रखी है। अब ये जो मैट्रिक्स है, अब इसका आंसर देखो स्केलर भी हो सकता है, इसका आंसर एक तरह से डायगोनल भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब लेकिन यहाँ से इन तीनों में से आप यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि बीच में 1 1 नहीं है। हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है, मैट्रिक्स है बीच में 5 5 है,
ठीक है। डायगोनल में क्या होता है भाई, ये वाले एलिमेंट कुछ ना कुछ होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए, तो वो जो यहाँ प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर एलिमेंट है। लेकिन अगर ये तीनों एलिमेंट है तो आप इसको बेटर, अगर इन तीनों में से बेटर आंसर देना चाहते हैं तो आप आंसर में यहाँ पर स्केलर रखोगे। ठीक है। आई थिंक एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जहाँ से भी हमने क्वेश्चन उठाया तो वहाँ उसने थोड़ा सा यहाँ पर ये दे दिया है कि भाई ये डायगोनल भी है, उसने वो भी ऑप्शन दे दिया है, स्क्वायर है वो भी ऑप्शन दे दिया है, तो वो दोनों आई थिंक स्क्वायर उसमें ऑप्शन में नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इसका जो बेस्ट आंसर है वो होना चाहिए स्केलर, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें यहाँ पर सेम है। ठीक है। तो अगर आता भी है, मान लो एग्जाम में आता भी है, तो भी आप स्केलर इसका आंसर देंगे बजाय कुछ और देने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। 11th में कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 10 इंटू में आई। ठीक है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, भाई ये तो गड़बड़ होगी, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया है इसमें, एक दो क्वेश्चन आई थिंक डिटर्मिनेंट के आ गए हैं, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई ऐसा ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, डिटर्मिनेंट करना तो है ही हमें। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि भाई ऑर्डर तो आपको 3 दे रखा है और ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए आपको 10 आई के बराबर दे रखा है। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये दे रखा है आपको 10 इंटू में आई। ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, आपको जो प्रॉपर्टी पता है कि भाई हम ए को एडजॉइंट ऑफ ए से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर होता है। तो अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आपकी 10 के बराबर आ गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपका 10। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। अब डिटर्मिनेंट आपके पास 10 है, n का मतलब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 3, तो 3 - 1 2, यानी आंसर आ गया आपका 100। तो ऑप्शन में देखो 100 आपके पास अवेलेबल है, तो सी इसमें आंसर यहाँ पर आ गया। तो एक आध क्वेश्चन कई बार एडिटिंग में रह जाता है, एक आध क्वेश्चन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का हो सकता है बीच में आ जाए, तो उससे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अगर हर एक एंट्री मैट्रिक्स के अंदर 0 और 1 है और ऑर्डर दिया हुआ आपको 2/3, तो 2/3 ऑर्डर देने का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन गए, नंबर ऑफ एलिमेंट आप करोगे तो ये बन गया आपके पास 2 × 3 यानी 6। तो आपको 6 प्लेस फिल करने हैं। फिल करने के लिए क्या क्या आपके पास है, एक तो एंट्री 0 अवेलेबल है और एक 1 अवेलेबल है। तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर आप लगाओगे तो कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी, आपके पास 6 ऑप्शन है। ठीक है। हर एक ऑप्शन पे आपको वैल्यू कितनी रखनी है, 2, ज़्यादा 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास 2 है, कितनी बार लेना है। ठीक है। जैसे समझो यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये वाला प्लेस है, इस पर आप 0 और 1 रख सकते हो, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगले वाले पे भी आप 0 और 1 रख सकते हो, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है। तो इस तरह से करके 2 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो आंसर आ गया इसका 64। द मैट्रिक्स ए इज ए, अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। अब यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, नहीं जी बिल्कुल गलत है, आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर। स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक में तो सारे डायगोनल 0 होने चाहिए, नहीं है ये भी। स्केलर है, स्केलर भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसमें सेम होने चाहिए। बचा क्या, डायगोनल, तो आंसर आ गया इसका ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहता है फॉर ए 2/2 मैट्रिक्स इफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको दिया हुआ है 10 0 0 10। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से जो ये 10 है, इस 10 को अगर आप बाहर कॉमन निकाल दोगे तो अब क्या बचेगा, 10 इंटू में 1 0 0 1 यानी 10 इंटू में आई, और जो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था कि भाई इसका फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, यानी यहाँ पर जो आई डिटर्मिनेंट हुआ, तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपके पास सी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें कहता है ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स विद स्केलर के नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ भी के हो गया, यहाँ भी के, यहाँ भी के, ऑर्डर उसका 3 दे रखा है, तो इस तरह की मैट्रिक्स आ गई। अब ये इसका इन्वर्स पूछ रहा है, तो इन्वर्स निकालने के लिए देखो आपके पास क्या होना चाहिए, इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो सिंपली क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, तीनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गया के क्यू। अगर इसका एडजॉइंट आप निकालोगे तो एक एडजॉइंट में निकाल के बता देता हूँ वैसे ही। यहाँ पर देखो, इसका एडजॉइंट निकालोगे तो इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे तो के स्क्वायर आएगा। ऐसे ही अगर आप इसका निकालोगे के स्क्वायर आएगा, इसका निकालोगे के स्क्वायर आएगा, बाकी सबका निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये के स्क्वायर आएगा, 0 0 0 के स्क्वायर, 0 0 0 के स्क्वायर। अब जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स में इसको आपको डिवाइड करना है इससे, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास के क्यूब है, के क्यूब से इन तीनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो इन्वर्स आपका बन जाएगा 1/k, यहाँ भी 1/k, यहाँ भी 1/k, बाकी सब हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16। इसमें कहता है ए इज ए 3/2 मैट्रिक्स। ए का ऑर्डर है 3/2, बी का ऑर्डर है 3/3, सी का ऑर्डर है 2/3। देन द एलिमेंट इन ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली। अरे यार खाम खा लिख दिया मैंने तो। ये ए के एलिमेंट हो गए यहाँ पर 6, करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, इसके हो गए 9, इसके हो गए 6, तो आंसर आ गया 6 9 6। 17 में कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 8 एलिमेंट है तो भाई मल्टीप्लाई करने पर ना 8 नहीं आना चाहिए बस। तो पहला ऑप्शन है 1 × 8, 8 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है 2 × 4, 8 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है 4 × 2, उसमें भी 8 आ रहा है। तो चौथा ऑप्शन रहेगा 4 × 4, तो 4 × 4 करेंगे तो इसमें 16 आ रहा है, इसलिए ये इसका ऑर्डर पॉसिबल नहीं हो सकता। 18 में कहता है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0। पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, वहाँ पर 2/3 ऑर्डर था, यहाँ पर 3/3 ऑर्डर है, मतलब 9 प्लेसेज हैं आपके पास। और एलिमेंट यहाँ भी 2 ही हैं, या तो 2 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, या 0 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 9, यानी आ जाएगा 512। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, 19 में कहता था द मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू, 19th क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें यहाँ पर 0 0 4 0 4 0 0 0 4, सॉरी 4 इधर है। अभी कहता है कि मैट्रिक्स द मैट्रिक्स P इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है जी, ओ सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, वो कह रहा है कि नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो गलत है मतलब ऑप्शन। फिर कहता है कि यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद कहता है यूनिट मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो ना तो ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, ना ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें ये वाले एलिमेंट होने चाहिए थे आपके, लेकिन इसने यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन में लगता है गड़बड़ रह गई है चेक करने के बाद भी, तो फिलहाल आप इसका ऑप्शन यहाँ पर सी रखो, यूनिट मैट्रिक्स ये नहीं है। ठीक है, तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 4 हो सकता है, ऐसे दे रखे हो, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। अगर ये 4 यहाँ पर दे रखे होते ऐसे, ठीक है, यहाँ पर 4 होता, यहाँ 0, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनती, डायगोनल भी बनती, लेकिन यूनिट ये नहीं बनती, क्योंकि यूनिट के अंदर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20th है, उसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20th क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज़ ऑफ ए, आपको यहाँ पर दे रखा है 3x + 7 5 y + 1 एंड 2 - 3x। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 0 y - 2 8 एंड 4। तो वैल्यू निकालते हैं हम x की, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3x + 7 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7/3। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि भाई ये वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू अगर सेम आ रही है तो आगे फिर y की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये सेम ही नहीं आएगी तो फिर आगे क्वेश्चन करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ से देखो अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3। तो x की जो दोनों वैल्यू हैं यहाँ पर डिफरेंट आ रही है, लेकिन मैट्रिक्स सेम है। मैट्रिक्स अगर एक ही है तो x की जो वैल्यू है उसमें हर जगह सेम आनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन आएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड।
ठीक है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, कहीं से भी आप निकालो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ 4 मैट्रिक्स दे रखी है और पूछता है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी और बी प्लस डी इनमें से कौन सा डिफाइन है। तो जब यहाँ पर आप एडिशन करते हो तो एडिशन में क्या होता है कि जो ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। तो ए का ऑर्डर तो आपको दे रखा है 2/2, बी का ऑर्डर दे रखा है आपको 2/3 और सी का ऑर्डर दे रखा है 2/1 और डी का ऑर्डर है 2/3। तो बी का और डी का ऑर्डर सेम आ रहा है, तो यानी बी और डी इन दोनों को आप आपस में ऐड कर सकते हो, यानी ऑप्शन जो डी है आपका वो पॉसिबल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें भी आपको ए बी की वैल्यू निकाल के फिर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 2 -2 माइनस बी प्लस A4 3 2 और ये आपको बराबर दिया हुआ है 5 6 110 के, 110 नहीं 10। अब यहाँ से आप पहले ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1 + ए, जैसे 2 + 4 -2 + 3 माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 5 6 1 0। तो यहाँ से 1 + ए को 5 के बराबर रखो, तो ए की वैल्यू आ गई 4, माइनस बी प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो ए का स्क्वायर करोगे 16, बी का स्क्वायर 4, आंसर आ जाएगा आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों। 23 में आपको ए दिया हुआ है 0 2 3 - 4 और के ए दिया हुआ है 0 3 ए 2b एंड 24 और के ए बी, इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये तो के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से के की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 0 2 के 3 के -4 के। ये भी के की वैल्यू है, ये भी के की वैल्यू है, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को रखो, ये तो दोनों 0 ही है। 2k की वैल्यू 3a के बराबर हो गई और 3k की वैल्यू 2b के बराबर हो गई, -4k की वैल्यू 24 के बराबर हो गई। तो k की वैल्यू तो आगे देखो -6। अब इस k की वैल्यू -6 को अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो यह आ जाएगा -12 इक्वल्स टू 3a, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी -4। यहाँ पर रखोगे -18 तो b की वैल्यू आ गई -9। तो ऑप्शन आपके पास है -6 -4 -9। तो ये सी ऑप्शन हमारा बन जाता है -6 -4 -9। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोडक्ट दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू, दो मैट्रिक्स दे रखी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको बताना है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ से करोगे -ab प्लस ए बी 0 हो जाएगा, -ab प्लस ए बी 0 हो जाएगा और यहाँ से करोगे बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आ गया। तो ऑप्शन में हमारे पास दे रखी है जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो ये ऑप्शन में ये दे रखी है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स है, तो आंसर क्या आएगा एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए जीरो, कि कम से कम दोनों में से एक जीरो होनी चाहिए। बोथ द मैट्रिक्सेस आर जीरो, दोनों की दोनों जीरो होनी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए जीरो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई एक मैट्रिक्स उसमें से जीरो होनी चाहिए। एंड नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो आएगा यहाँ पर कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि भाई दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो, दोनों नॉन जीरो हैं तो भी उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर आ सकता है। तो यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप यूज़ करोगे। क्वेश्चन नंबर 26, अब इसमें भी दो मैट्रिक्स आपको दी है, ये पूछा है कि ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड है, ए बी बी ए बी बी ए, ये डिफाइंड है या नहीं है। तो ये डिफाइंड है या नहीं है, तो इसके लिए आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, इसका तो ऑप्शन सी आ गया था। इसका बस आपको ऑर्डर देखना, ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/7। तो यहाँ से देखो ये दोनों बराबर है, तो ए बी तो डिफाइंड है, ए बी तो पॉसिबल है। अगर बी ए आप चेक करो, बी ए को पहले, बी को पहले लिखो, इसको इधर लिखो, ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब बी ए जो है ये नॉट डिफाइंड है, इसको नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनता है ए बी इज़ डिफाइंड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27th, द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस विच इज़ कम्यूटेटिव विद द मैट्रिक्स दिस विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहाँ पर 27th में, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 1 1 0। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किस मैट्रिक्स के साथ इसका जो ऑप्शन है वो मतलब मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव होगा। तो कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होता है भाई, ए बी और बी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब ए बी और बी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो उसके लिए देखो पहली मैट्रिक्स है पी क्यू आर आर। इसको एक बार चेक करके देखते हैं भाई क्या आता है यहाँ से। पी क्यू यहाँ पर आपको चेक ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे पी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आर आएगा। ठीक है, तो पी आ गया और आर आ गया। यहाँ से इसको करेंगे क्यू आएगा, यहाँ से इसको करेंगे आर आएगा, क्यू प्लस आर। इधर से करेंगे पी, इधर से करेंगे 0, यहाँ से करेंगे क्यू, यहाँ से करेंगे 0। ये आया। अगर आप इसको एक्सचेंज करो, इसको आप इधर लेके आओ और इसको इधर लेकर आओ, तो क्या ऐसा हो रहा है, p प्लस में q। अब यहाँ पर p प्लस में r था, यहाँ पर आएगा p प्लस में q, मतलब ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऐसे दूसरा ऑप्शन आप चेक करोगे उससे भी नहीं निकलेगा, तीसरा ऑप्शन जो चेक करोगे उससे भी नहीं निकलेगा। जब आप यहाँ चौथे ऑप्शन पे जाओगे, चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, पी क्यू और क्यू पी माइनस क्यू, 1 1 1 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम चौथे ऑप्शन पे, पी क्यू क्यू पी माइनस क्यू। मल्टीप्लाई करो यहाँ से p प्लस क्यू, इधर से आएगा q और इधर से आएगा p माइनस क्यू, तो p रह जाएगा खाली। इधर से करेंगे p, इधर से करेंगे q और यहाँ पर हो गया 0। अब इसको आप पहले रखो 1 1 1 0, यहाँ से आ गया p प्लस क्यू, इधर से आएगा p, ये हो जाएगा 0, इधर से आ जाएगा q और इधर से आ जाएगा p माइनस क्यू, तो q कैंसिल हो जाएगा, p बचेगा। इधर से करेंगे q, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ऑप्शन जो डी होगा इसमें यहाँ पर ये आएगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन से कि किस में आपका आंसर आ रहा है। इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, 28 में क्या दिया हुआ है, ए का ऑर्डर है m बाई n और जो b का ऑर्डर है, B is a matrix such that A B transpose and B A transpose are both defined, then order of the matrix B। अभी कह रहा है जो A B ट्रांसपोज है, तो B का ऑर्डर मैं मान लेता हूँ, B का ऑर्डर हो गया x इंटू वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब जब उसका ट्रांसपोज आप करोगे तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, y इंटू एक्स आ गया। तो ये कह रहा है कि भाई ए बी ट्रांसपोज ये भी डिफाइंड है और B ट्रांसपोज A ये भी डिफाइंड है। तो यहाँ से चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास होगा, बी का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इसका एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो जब ए बी डिफाइंड होगा, ये ए का ऑर्डर है, ये बी डैश का ऑर्डर है, जब ए बी डैश डिफाइंड होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, यानी एन और वाई दोनों आपस में बराबर हो गए। एक तो हमारे पास कंक्लूजन ये आ गया। अगर आप बी डैश को पहले रखते हो, वाई इंटू एक्स इसको बाद में रखते हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो भाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एम के। तो बी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, बी का ऑर्डर बनेगा भाई एक्स की जगह एम और वाई की जगह एन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बी का ऑर्डर एम बाई एन, मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29th, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी इक्वल्स टू 3i, देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। अब ए इनवर्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं यहाँ पर आपके पास, दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जो बी, जब ए बी यहाँ पर आपके पास 3 दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू में 3i, तो आप क्या करो, इस 3 को यहाँ से इधर लाओ, ये हो गया आपके पास। तो जब इन्वर्स की अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये डिटरमिनेंट में एक्चुअली मैट्रिक्स में मैंने नहीं बताई है, डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो इसको जब डिटरमिनेंट आप कर लोगे तब आप इसको सॉल्व करना। ए को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करने पर आई आता है, तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर आती है ये हमेशा इसका इन्वर्स होगी।
तो ए का जो इन्वर्स है वो क्या बन जाएगा, b/3, ये आप लिख सकते हो 1/3 ऑफ b, यानी जो ऑप्शन है इसमें b आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30th, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3/m एंड 3/n एंड m इक्वल्स टू n। भाई ऑर्डर ए का भी 3m है और b का भी 3n है और m और n दोनों बराबर हैं, तो ऑर्डर दोनों का सेम ही हो गया, चाहे 3m लिख लो चाहे 3n लिख लो। तो जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसी स्केलर से और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑर्डर फिर भी ये रहेगा 3/m या 3/n। तो ऑप्शन आपका इसमें बनता है डी, 30th का ऑप्शन बन गया डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में ए आपको दिया हुआ है 0110, ए दिया हुआ है 0110, देन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 1, 1 आ गया, 0 0, इधर भी 0 आएगा, इधर 1 आएगा, तो ये बन जाएगी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जो ऑप्शन है इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट नहीं सॉरी डी ऑप्शन आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 32 देखेंगे, 32 में कहता है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे और ऑर्डर है इसका 2/2। अब कहता है वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू 10 इफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे एंड आई इक्वल्स टू जे। यहाँ पर दोनों में नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये आपको पीडीएफ में गलत है, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू कर लेना। तो आपको ए स्क्वायर बताना है। तो पहले हम यहाँ से ए बनाते हैं, ए क्या आएगा, ये कहता है कि भाई आई और जे अगर दोनों बराबर नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 है, और आई और जे दोनों बराबर हैं। बराबर कहाँ होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें बराबर होते हैं, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू 1 है। अब इसका आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर देखो सेम ही क्वेश्चन बन गया ना, स्क्वायर करोगे तो इसका आई आ जाएगा। तो यानी इसका जो ऑप्शन है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 33rd में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 2 5 6 4 6 7। अब ये कहता है कि किस टाइप की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल भी नहीं है आइडेंटिटी। स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 होते हैं। और सिमेट्रिक ये है, सिमेट्रिक ये है क्यों है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। तो ऐसा हो रहा है, मतलब ट्रांसपोज करे हुए आप तो सेम ही मैट्रिक्स आएगी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 34th क्वेश्चन है, उसमें आपको ए मैट्रिक्स दी हुई एक, और ये पूछता है भाई किस टाइप की ये मैट्रिक्स है, ए आई जे, ऑर्डर इसका m/n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ऑर्डर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, m इज़ लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल्स टू n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यानी इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। उसके बाद के आगे 5-6 क्वेश्चन जो है वो रीजन और असर्शन के क्वेश्चन हैं। इसमें आपके पास देखो 4 ऑप्शन कैसे आपको चूज़ करने। ऑप्शन ए जब भी होगा जब ए और आर यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बी ऑप्शन जब लेंगे जब ए और आर दोनों के दोनों ट्रू होंगे, लेकिन आर जो है वो बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। और सी ऑप्शन आएगा जब ए ट्रू होगा लेकिन आर फॉल्स होगा, और डी ऑप्शन आएगा ए फॉल्स होगा लेकिन आर ट्रू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो पहले वाला आपके पास क्वेश्चन है, यानी 35th जो क्वेश्चन है, उसमें कहता है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n देन डिटर्मिनेंट, n/n का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ए इज इक्वल्स टू k रेज टू पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी ये कह रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है। तो ये तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है। तो यानी ये असर्शन जो है ये तो ठीक है, ठीक है, तो असर्शन ठीक है। अब रीजन देखते हैं। रीजन में कहता है इफ बी इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाय स्केलर के। बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जब आप के को किसी से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी रो या कॉलम से के को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास एक मैट्रिक्स आती है बी। अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो यह आ जाएगा के इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से अगर हम दोनों का डिटर्मिनेंट निकालें, इसका भी डिटर्मिनेंट इसका भी डिटर्मिनेंट, तो जो के स्केलर है ये आ जाएगा बाहर, यानी ये आ जाएगा के, इसका ऑर्डर अगर n है तो ये k की पावर n इंटू में इक्वल्स टू में b आ जाएगा। तो यानी ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है, और ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या बन गया इसका आंसर, ए आंसर आ गया कि ए और बी दोनों ही ठीक है, मतलब ए और आर दोनों ही ठीक है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट में कहता है द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, द मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1/3, 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 -1। ये कह रहा है इट इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब होती है, जब ए को उसके डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आइडेंटिटी के बराबर आता है, 1 के बराबर नहीं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर आपके पास सेम ही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये इसका देखो ट्रांसपोज करोगे तो ये इसके सेम आ रहा है, अच्छा ये सेम नहीं आ रहा, ये सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर चेक कर लो, हमने सही लिखा हुआ है ना, -2 क्वेश्चन में 1 -2 2 -2 1 2 एंड -2 -2 -1। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो 1/3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पर बाहर, 1 -2 2 और -2 1 2 -2 -2 और -1। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद और सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आई के बराबर आ रहा है। तो आई के बराबर आ रहा है मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो ये है। ठीक है, अब जो इसका रीज़न है, यानी ए तो ठीक है, अब इसका जो रीज़न है वो कह रहा है कि ए और बी आर ऑर्थोगोनल, देन ए बी इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ए और बी अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो ए प्लस ए इंटू में बी जो आएगा वो भी ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तो यानी जो रीज़न है वो यहाँ पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ये तो ठीक है। तो यानी इसका जो ऑप्शन बन गया आपके पास, बी ऑप्शन बन गया कि आपका जो असर्शन है वो तो ठीक है, लेकिन उसका रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, कहता है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कह रहा है 0 होगा। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चेक कर लेते हैं। मान लो मैट्रिक्स आ गया आपके पास 0 0 0 1 -1 2 -2 3 -3, ये स्क्यू होगी। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकाल के देखोगे तो डिटरमिनेंट इसका 0 आएगा। तो यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 0 होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो यानी जो इसका असर्शन आपको दे रखा है वो तो दे रखा है ट्रू। अब यहाँ पर रीज़न की बात करते हैं। रीज़न में कह रहा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। रीज़न में क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ -a ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर होते हैं। तो भाई ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब डिटरमिनेंट आप निकालते हो तो स्केलर है वो डिपेंड करेगा ऑर्डर के ऊपर, और ऑर्डर अगर इसका ऑड आ जाता है तो ये माइनस जो है यहाँ पर बाहर आएगा, तो डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर यहाँ पर आपके पास स्क्वायर में आ गया, यानी 2/2 ऑर्डर आ गया, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखी है ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा ये। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, पहले वाली ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन बन गया यहाँ पर सी। 38 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है, द इन्वर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो इन्वर्स है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा ये बोल रहा है। तो ए आपको क्या दिया हुआ है 3 5 4 3। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। डिटरमिनेंट आ रहा है इसका 15 - 12 3 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ये जो एसेसन दे रखा है ये तो आपको फॉल्स दे रखा है। और आर हम देखते हैं, आर क्या है, द मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। जो ये मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है, ये ठीक आपको दे रखा है, क्योंकि जो 0 के बराबर नहीं आती उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो यानी इसका जो ऑप्शन है वो डी आ गया कि इसका जो असर्शन है वो तो रॉन्ग है, लेकिन रीज़न इसका ठीक है। ठीक है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 कम्यूट विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 देन इट इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है और वो एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर 2/2 है वो कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव होती है। आप ए बी निकालो या बी ए निकालो तो वो स्केलर मैट्रिक्स आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई ऐसा करने पर आपके पास हमेशा स्केलर मैट्रिक्स ही आएगी। तो इसका जो असर्शन है वो यहाँ पर गलत है। रीजन पे हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 कम्यूट विद एवरी 2/2 मैट्रिक्स। हाँ, अगर स्केलर मैट्रिक्स है और वो किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा ए बी और बी उसमें बराबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मतलब हम रीज़न की बात कर रहे हैं, असर्शन तो इसका फॉल्स है। अगर आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, मान लो मैं ले लूँ 2 2 0 0 और एक दूसरी मैट्रिक्स मैं ले लूँ कुछ भी, अब इसका चाहे ए बी निकालो या इसका बी ए निकालो, दोनों इसका बराबर आएगा, ये कम्यूटेटिव आएगा ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो पीछे आपको गलत दे रखा है, पीछे ऑप्शन इसका बी दे रखा है, बी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं बच्चों। 40 में कहता है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, ऑर्डर दे रखा है आपको 5/5 और ये कहता है कि जो ए आई जे है ए जे आई के बराबर है। मतलब अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज करने पर जो एलिमेंट आएगा इसको इसको प्लस करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि जो मैट्रिक्स है ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये सिमेट्रिक में ही होता है ना, ऐसे कि यहाँ पर अगर आपके पास मान लो एलिमेंट है ये 2 है, ये -2 है, तो इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो 0 आता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है यार, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कहता है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए आपको दे रखी एक मैट्रिक्स, ऑर्डर है इसका ए आई जे, ऑर्डर है इसका 5/5। ठीक है, कहता है ए आई जे प्लस में जे आई, ए आई जे प्लस में ए जे आई इज इक्वल्स टू 0। आई जे है, यहाँ पर जे आई है, मतलब एलिमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं। एलिमेंट एक्सचेंज होने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा होता है ना, यहाँ पर देखो एलिमेंट ये तो 0 होंगे, मान लो 3/3 ले लेते हैं हम, या 5/5 ही ले लो आप, क्योंकि यहाँ 5/5 बोल रहे हैं। तो इधर एलिमेंट आपके पास 2 होगा तो इधर -2 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जितने भी एलिमेंट बनाओगे, यहाँ पर 3 होगा तो इधर -3 होगा, इधर -4 होगा तो इधर +4 होगा, इधर 2 होगा तो इधर फिर -2 होगा। इस तरीके से आप एलिमेंट जितने भी लिखोगे सारे, ये वाला एलिमेंट यहाँ इसके हिसाब से, ये वाला एलिमेंट इसके हिसाब से, जितने भी एलिमेंट लिखोगे सबका सम जो है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहता है द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इसका 0 होता ही है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो इसका जो डिटरमिनेंट है 0, मतलब यहाँ पर आपको जो असर्शन है वो तो करेक्ट दे रखा है। अब रीज़न भी बात करते हैं। रीज़न में कहता है द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड होता है, यानी 3/3 होता है या 5/5 होता है या 7/7, उसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे स्क्यू सिमेट्रिक का तो वो आंसर हमेशा आपका 0 के बराबर ही आता है। तो यानी यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन अब यहाँ से आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसमें 41st क्वेश्चन में कहता है कि कंसर्ट इज टू ऑर्गेनाइज टू अर्न टू रेवेन्यू ऑफ ₹1,80,000 विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी पीपल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 में बहुत से लोगों ने ऐसा काम किया है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कुछ फंड इकट्ठा किया, डोनेट किया, बहुत अच्छी बात है। द कंसर्ट हॉल हैज़ 4,000 सीट्स विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। टोटल मिलाकर कंसर्ट हॉल के अंदर 4,000 सीट है, जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया, ए और बी। द कॉस्ट ऑफ ए टिकट इन द सेक्शन ए इज ₹50 एंड द सेक्शन बी इज ₹40। ऑल द सीट आर ऑक्यूपाइड्स। तो अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, इफ़ एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ सीट ऑफ सेक्शन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन राइट द इक्वेशन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सीट। सेक्शन ए के अंदर एक्स सीट है, सेक्शन ए के अंदर एक्स है, सेक्शन बी के अंदर वाई है, टोटल मिलाकर 4,000 सीट्स हैं। तो आंसर बन गया आपका x + y = 4,000। हाँ, 4,000 है, यहाँ 400 है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 4,000 है, यानी ऑप्शन आपका बी और सी में यहाँ आपस में एक्सचेंज हो गया। आपका जो आंसर है यहाँ पर
आंसर पीछे शायद बी दिया हुआ है इसका क्वेश्चन का, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, PDF थोड़ी दोबारा करेक्ट करनी पड़ेगी। 41 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर बी दिया हुआ है, एक्चुअली में सी उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो उसको आपको ठीक कर लेना है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप कहता है व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई फॉर द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना होगा? जो टोटल रेवेन्यू जब आप निकालोगे तो रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रेवेन्यू टोटल मिलाकर है 1,80,000 का। ठीक है, अब यहाँ पर टिकट जो है सेक्शन ए की 50 रुपीज़ है, तो सेक्शन ए के अंदर एक्स सीट है तो इसकी कॉस्ट होगी 50x। सेक्शन बी के अंदर वाई सीट है, इसकी कॉस्ट होगी 40y इज इक्वल्स टू 1,80,000। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा, उसमें यहाँ पर एक जीरो कम कर रखी है तो यहाँ से 10 कॉमन निकाल रखा है। तो 10 कॉमन निकालने के बाद 5x प्लस में 4y इक्वल्स टू 18,000, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए बनेगा। थर्ड पार्ट में कहता है इफ द इक्वेशन आर टू बी सॉल्व थ्रू द मैट्रिक्स मेथड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी देन व्हाट विल द मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। इस इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स मेथड के अंदर रखते हैं तो किस तरह से आप इसकी मैट्रिक्स बनाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कि आपके पास ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर x का जो एलिमेंट है कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का, इधर x का कोफिशिएंट 5 है, इधर y का कोफिशिएंट 4 है। इसको ऐसे रखना है और जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट होता है जो कॉस्ट, उसको रखना है आपको कॉलम में 4,000 और 18,000। तो इस तरह से आप इक्वेशन को एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन बनता है आपका ए मैट्रिक्स ये बनेगी हमारी, बी मैट्रिक्स ये बनेगी, ये ए है और ये बी है। अब कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी देन ए इनवर्स। अगर एक्स की जो वैल्यू है वो ए इनवर्स बी के बराबर है तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? अब ए आपके पास ये है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिटरमिनेंट वाले उसमें चला गया, खैर कोई बात नहीं। डिटरमिनेंट अगर हम इसका निकालते हैं तो आएगा 4 - 5 -1 आ गया। और एडजॉइंट अगर आप इसका निकालते हैं तो एडजॉइंट क्या बनेगा, यहाँ से एडजॉइंट निकालने के लिए 2/2 मैट्रिक्स में इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं और इसके साइन चेंज कर देते हैं। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगी, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए को इससे डिवाइड करेंगे तो यानी ये बन जाएगा -4 +1 +5 और -1, ये बन जाएगा आपके पास ए इनवर्स, यानी ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। फिफ्थ में कहता है हाउ मेनी सीट्स आर दे इन द सेक्शन ए एंड द सेक्शन बी ऑफ द कंसर्ट हॉल। सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितनी सीट्स हैं, तो ये निकालने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर तो खैर क्वेश्चन ये मैट्रिक्स की केस स्टडी में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन जो है वो MCQs में है, तो आप इसको जैसे मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स इंटू में बी। ठीक है, ए इनवर्स आपके पास ये है, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है, बी हमारे पास ये है, तो इसका तरीका तो ये है। ठीक है, -16 प्लस में 18 यानी 2000 आ गया, इधर से करोगे 20 - 18 ये भी 2000 आ गया। तो यहाँ पर दोनों की जो सीट्स हैं 2000 है दोनों के अंदर। आपको ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसे अगर दिक्कत लग रही है तो सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, हमें तो ऑप्शन MCQ मिल रहे हैं तो हम उसी तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहता है मोबाइल शॉप परचेज 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल नेमली LG, iPhone एंड सैमसंग। 3 तरह के फ़ोन है भाई, एंड सेल देम इन द 2 मॉल ऑफ द गुरुग्राम एंड द एनुअल सेल इन द यूनिट आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एनुअल सेल इनकी दे रखी है, LG, iPhone और सैमसंग। ठीक है, मॉल 1, मॉल 2, इधर रखा है 20, 15, 35, 10, 20 एंड 30। ये एनुअल सेल है इनकी इन द यूनिट। ठीक है, इतने LG के इतने फ़ोन मॉल 1 में बिकते हैं, iPhone 15 बिकते हैं मॉल 1 के अंदर, सैमसंग के 35 बिकते हैं। इस तरीके से इफ़ द सेल प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ LG फ़ोन इज़ ₹20,000, LG की जो सेल प्राइस है वो 20,000 है, iPhone की 50,000 है, देख लो सस्ता मिल रहा है तो ले लो भाई, और सैमसंग का 15,000 है।
एंड द कॉस्ट पर केजी पर यूनिट ऑफ LG, ये तो उसका सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है कितना, LG पड़ता है 15,000 का, 5,000 के प्रॉफिट में बिक रहा है भाई। आईफोन पड़ता है 40 का और सैमसंग पड़ता है 12 का। फ्रॉम द अबव केस स्टडी गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स Q एज क्वांटिटी सोल्ड। कितनी क्वांटिटी आप वहाँ पर बेच रहे हो, तो क्वांटिटी तो आपके पास ये होगी, ठीक है, 20, 15, 35, 10, 20, 30, यानी जो ऑप्शन ए है वो इसमें आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑप्शन आपके पास बन गया ए। सेकंड में कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एस एज द टोटल सेल प्राइस ऑफ द आइटम। तो टोटल सेल प्राइस है, सेल प्राइस आपके पास क्या क्या आ रहा है, ये सेल प्राइस है तीनों, तो इसको आप कॉलम में एक्सप्रेस करेंगे और ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी, यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी ऑप्शन ए आपका बनेगा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स सी एज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम, और जो टोटल कॉस्ट प्राइस है ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, और थर्ड प्राइस में कॉस्ट प्राइस बताना है तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स पी एज द प्रॉफिट अर्न ऑन द ईच आइटम। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपको बताना है, तो प्रॉफिट क्या होता है भाई, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो, तो प्रॉफिट कितना बनता है, ठीक है, ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, 20 - 15, 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है और 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, 15 में से 12, 3,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट बन गया। एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द मॉल 1 एंड द मॉल 2 इफ़ ऑल गुड्स आर सोल्ड। अगर सारे के सारे जितने भी पीसीज हैं यहाँ पर ये सारे बिक जाते हैं तो कितना मिलाकर टोटल प्रॉफिट बनेगा। अब टोटल प्रॉफिट बनेगा तो मतलब इस मैट्रिक्स को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। टोटल प्रॉफिट अगर आप निकालो दोनों मॉल का तो कितना बना, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 20 को 5 से, 2 5 से 10, उसके बाद कितनी 1 2 3 4 0 प्लस में 15, 1 2 3 4, 35 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, इन सब का टोटल करो, टोटल आ गया आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 1 1 2 और 3, ठीक है, 3,55,000। ये तो आ गया आपके पास पहले वाले मॉल का। अगर ऐसे दूसरे मॉल का निकालेंगे, ऑप्शन में आपके पास 3,55,000 डी में आ रहा है, तो यानी ऑप्शन तो आपको पता लग गया कि जो है लास्ट जो ऑप्शन है एक से निकालने से पता लग गया हमारा आंसर जो है ये ठीक है, ठीक है। तो दूसरा आप निकालो मत निकालो आपकी मर्जी, वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको एक बार जो मॉल 2 का है वो भी निकाल लो ऐसे ही, तो उससे आपके पास ये आ जाएगा 3,40,000। 43rd क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है दो ट्रस्ट हैं ए एंड बी रिसीव ₹70,000 एंड 55,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अवार्ड प्राइजेज टू ए पर्सन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इन द 3 फील्ड डिफेंस, हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन, ठीक है, डिफेंस, हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन। ट्रस्ट ए अवार्डेड 10, 5 एंड 15% इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। देखो कितना पैसा है पहले वो लिख लेते हैं, 70,000 मिलता है ट्रस्ट ए को, 55,000 मिलता है ट्रस्ट बी को। अब यहाँ पर जो ट्रस्ट ए है वो कितनों को अवार्डेड कर रहा है, ट्रस्ट ए जो है 10, 5 और 15 इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन। बी जो है वो रिवार्ड दे रहा है किस किस को, 15, 10 और 5। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी हेल्प से आपको कहता है कि एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल प्राइस, देन राइट द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल प्राइस आपको बनाना है, तो आपके पास यहाँ पर कह रहा है जो ट्रस्ट ए है ये 10 लोगों को दे रहा है, ट्रस्ट बी जो है 5 लोगों को दे रहा है और ट्रस्ट सी जो है 15 लोगों को दे रहा है। तो इसके हिसाब से अगर अपना आंसर देखोगे इन सारे ऑप्शंस में से तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बनता है, यहाँ पर 10 को हमने मल्टीप्लाई करा किससे, कहाँ गया हमारे पास 10x मतलब, ठीक है, 5y प्लस 15z इक्वल्स टू कितना प्राइस दे रहा है ये 70,000 दे रहा है। एक तो ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन, दूसरा जो ट्रस्ट है वो कितने दे रहा है 15x प्लस 10y प्लस में 5z इज इक्वल्स टू कितने रुपए हैं इसके पास 55,000 है। दो इक्वेशन ये बन गई। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल मिलाकर जो अमाउंट है, जो प्राइस का अमाउंट है वो भी आपको दे रखा है 6,000। टोटल जो अमाउंट है प्राइस का वो है 6,000।
तो यानी अगर x लोगों को, y लोगों को, z लोगों को प्राइस दिया गया तो ये हो गया 6000। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन देखो, ये ज़रूरी नहीं कि आपने पहले वाली इक्वेशन ये बनानी है। जैसे ऑप्शन ए है उसमें पहले ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा यहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं कि पहले आपको ये लिखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। सेकंड में कहता है ऑल द इक्वेशन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी देन फाइंड ए। अब इसी इक्वेशन को अगर आप ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना है, तो पहले ए बनाते हैं हम। ए क्या बनेगा, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो आपके ए बी सी बनेंगे। ए बनेगा 10 5 15, 15 10 5 1 1 1। इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप एक काम करो कि यहाँ से जो 5 है वो पहले कॉमन निकाल लो, यहाँ से 5 है वो कॉमन निकाल लो, मतलब 25 तो आपका कॉमन आ गया। अब मैट्रिक्स आपके पास जो बची है वो क्या बनी, 5 2 रह गया, इधर 1 रह गया, इधर 3 आ गया, इधर से करोगे 3 2 और 1 1 1 1। अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालो। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट में आपके पास क्या बनेगा, देखो पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लो क्या आता है। इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करा हमने, 2 2 माइनस 1 1 आ गया, फिर प्लस 1 कर माइनस 1 आएगा। अगला चैप्टर डिटरमिनेंट का करेंगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके कुछ क्वेश्चन और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने मैट्रिक्स में यहाँ पर जो क्वेश्चन कोशिश करी थी मैट्रिक्स के दूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी डिटरमिनेंट के आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 माइनस 2 1 आ गया, तो कितना हुआ यहाँ से 2 माइनस 2 तो कैंसिल, 3 आ गया, और 25 इससे बाहर मल्टीप्लाई हो ही रहा था, तो 25 इंटू में 3 यानी 75 आ गया। तो इसका जो बच्चों जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया इसने एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट जब हम निकालेंगे, जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, किसके जो आंसर ए है उसके हिसाब से दिए हैं। उसमें क्या है, पहले आपके पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, फिर ये पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, तो आंसर भी उसी के हिसाब से है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप जो ए मैट्रिक्स है ना उसको आप ऐसे लिख लो, पहले इसको लिखो 1 1 1, फिर 10 5 और 15, उसके बाद लिखो आप 15 10 और 5। इसके हिसाब से एडजॉइंट निकालते हैं हम। अब एडजॉइंट में क्या होता है, जो कोफैक्टर होते हैं उसके जो कोफैक्टर आप रो के निकालोगे उसको कॉलम में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका हम कोफैक्टर निकालें, इसको छोड़ेंगे आप, 5 5 जा 25, 25 में से 150 माइनस करोगे तो माइनस 125 आ गया, तो यहाँ पर माइनस 125 आएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ से आ जाएगा 225, तो 225 में से 50 माइनस करोगे माइनस 175, लेकिन ये एलिमेंट जो है साइन इसका चेंज हो जाता है, 175 हो जाता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे 100 माइनस 75, ये आ जाएगा 25। अब पहला कॉलम देखो किसका ये है, तो जो ऑप्शन ए है उसमें भी पहला कॉलम यही आ रहा है, और किसी में आ रहा है क्या, और किसी में पहला कॉलम सेम हमारा नहीं आ रहा, माइनस 125 175 और 25 डी में भी आ रहा है। तो अगला कॉलम भी निकाल के चेक कर लेते हैं, शॉर्टकट नहीं चलेगा मामला। अगला कॉलम निकालोगे तो मतलब सेकंड रो के एलिमेंट निकालोगे, 10 को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, यहाँ से 5 माइनस 10 माइनस 5 हो गया, ये प्लस 5 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 5 माइनस 15 माइनस 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 100 माइनस और 10 माइनस 15 माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस 5। तो 5 माइनस 10 5, 5 माइनस 10 5 भी ए में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, तो भैया तीसरा भी निकालना ही पड़ेगा, पूरा ही निकलवा दिया इसने तो चलो थर्ड कॉलम को निकालते हैं, इसको छोड़ा, 15 माइनस 5 10 हो गया। इसको निकालेंगे एलिमेंट, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 15 माइनस 10 5 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस 5 आएगा। और लास्ट वाले का निकालेंगे 5 माइनस 10 माइनस 5। तो ऑप्शन अब देखो इसमें जो थर्ड कॉलम डिफरेंट था 10 माइनस 5 माइनस 5, यानी जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर बनेगा। फोर्थ पार्ट में कहता है इसका इन्वर्स फाइंड करो। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है आपको डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आया था, डिटर्मिनेंट आपके पास आया था इसका, कहाँ निकाला था हमने डिटर्मिनेंट, डिटरमिनेंट, अच्छा रब हो गया वो, डिटरमिनेंट इसका निकाला था हमने 75 आया था। तो 75 से इन सबको आप डिवाइड करना है।
अब 75 से इन सबको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, और ना इसने कर रखा है ऑप्शन में, सीधा आप दिखाओ 1/75, और जो भी एडजॉइंट है उसको आप उठा के ऐसा का ऐसे यहाँ पर लिख दो। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा बनता है, 1/75 तो सभी में दिया हुआ, एडजॉइंट को देखो आप, मेरी ऑप्शन ए है वही है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स वाई जेड निकालना है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इन्वर्स हमारे पास ये था 1/75 -125 175 25 5 - 10 5 10 - 5 एंड -5, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप बी से। बी में अब देखो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमने पहले ये वाली इक्वेशन ली थी, तो पहले आपको ये लिखना है बी में 6000, फिर ये फिर ये। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू बनेगी। एक्स की वैल्यू बनेगी तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, 2000, वाई की वैल्यू 1000 और जेड की वैल्यू 3000। ये तीन आपके आंसर आ जाएंगे, और ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो ऑप्शन इसका बन जाएगा। इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। डिटर्मिनेंट में जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल, बस क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 75 से डिवाइड करते हुए चलना है, आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो MCQ सीरीज़ थी मैट्रिक्स की, जिसमें कुछ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के भी आ गए थे, तो लेकिन डिटरमिनेंट की जो सीरीज़ है वो अलग से आएगी, उसमें डिटरमिनेंट के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर एक दो क्वेश्चन गलती से आ गए तो वो नेक्स्ट टाइम इस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कर लेंगे। लेकिन हमें तो करना दोनों काम है, मैट्रिक्स भी करना है, डिटरमिनेंट भी करना है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि दोनों के क्वेश्चन आ गए इसमें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।